नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र गौतम आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा 247 में आपका एक बार फिर से इकोनॉमिक्स पार्ट को कंटिन्यू करते हुए स्वागत करता हूं। तो हमने लास्ट टाइम जैसे कि प्रोडक्शन साइकिल के कुछ फेजेस कंप्लीट किए थे, तो ये आपका लास्ट फेज प्रोडक्शन साइकिल का लास्ट फेज बचता है आपका इन्वेस्टमेंट। तो अभी तक हम लोगों ने जो स्टडी किया था, तो अभी तक ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, लेकिन ये इकोनॉमिक को एक ओवरऑल इकोनॉमिक साइकिल को कंप्लीट करते हुए जिस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक्स गुड्स एंड सर्विसेज एंड इकोनॉमिक्स यूनिट्स, इन सब का कोऑर्डिनेशन किस किस तरह से होता है, तो इन सब चीज़ों को एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव से लास्ट फेज जो हमारा इकोनॉमिक साइकिल का बचता है, वो बचता है आपका इन्वेस्टमेंट। तो हम लास्ट फेज इन्वेस्टमेंट को कंप्लीट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट आपके पास में जो सेविंग होती है, सेविंग को आप री प्रोडक्शन साइकिल को री इन्वेस्ट करते हैं। तो हमारे पास में सबसे पहले ये डिपेंड करेगा, आपका इन्वेस्टमेंट किस पर डिपेंड करेगा? इन्वेस्टमेंट डिपेंड करेगा कैपिटल पर। कुछ कैपिटल होना चाहिए आपके पास में, यानी कि पूंजी, पूंजी पर निर्भर करेगा। सबसे पहले आपके पास में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ पूंजी होना चाहिए। अब पूंजी होगी आपके पास में, तो अब उसको आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे? एक होता है आपका इंटरनल इन्वेस्टमेंट। इंटरनल इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए हम अपने देश के हित को सोचते हुए हम सबसे पहले जो फेज पढ़ते हैं कि सबसे पहले लास्ट फेज जो आप प्रोडक्शन साइकिल का होता है, वो होता है आपका सेविंग। अब ये सेविंग जो होता है, सेविंग कहाँ से सेविंग होता है? तो सेविंग जो होती है आपकी, ये होती है आपकी तीन फैक्टर से। सबसे पहला फैक्टर होगा, कौन सा होगा? कुछ हाउस होल्डर्स से होगी सेविंग, कुछ इंडस्ट्रीज से होगी, और कुछ सेविंग आपकी गवर्नमेंट से होगी। तो सबसे पहला पॉइंट आपकी हाउस होल्डर्स से। हाउस होल्डर्स से जो सेविंग होगी, वो हाउस होल्डर्स को हम तीन कैटेगराइज में डिवाइड कर लेते हैं। तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे तो कौन कौन सा होगा आपका? फर्स्ट अपर क्लास, देन मिडिल क्लास, देन लोअर क्लास। तो ये इनका परसेंटेज जो रेशियो होता है, परसेंटेज रेशियो ये आपका 70% होता है आपका लोअर क्लास, 25% होता है आपका मिडिल क्लास, एंड 5% होता है आपका अपर क्लास। तो जो लोअर क्लास होता है, लोअर क्लास की सेविंग इतनी नहीं हो पाती जो आपकी इकोनॉमिक में इंक्लूड की जाए। जैसे कि आपका यहाँ से ये लोग इतना अर्न करते हैं कि इनका इकोनॉमिक एक्टिविटीज में केवल अपने जीवन निर्वाह तक ही इस चीज़ को अर्न कर पाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ से सेविंग नहीं हो पाती। तो उसी तरह से हम बात करते हैं दूसरी सेविंग का पॉइंट, बात करते हैं मिडिल वर्ग आपका। तो इसको फर्दर हम थ्री क्लासेस में डिवाइड कर लेंगे। तो कौन सा होगा आपका? अपर मिडिल, मिडिल एंड देन लोअर मिडिल। बेसिकली लोअर क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ये दोनों ही एक दूसरे सेम क्लासेस के होते हैं। तो यहाँ से भी इन दोनों की दोनों जीवन निर्वाह करने तक ही सीमित होते हैं। तो यहाँ से कुछ सेविंग नहीं हो पाती। तो अब सेविंग कहाँ से होती है कि मार्केट में सबसे पहले जो कुछ लोग सेविंग से पहले का डिमांड क्रिएट करेंगे। डिमांड क्रिएट करने के साथ साथ में आपका कंजम्पशन होगा, कंजम्पशन होने के साथ में एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज होने के बाद में जिस तरह से आपका कुछ प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होने के बाद सेविंग होगी। अब उस सेविंग कहाँ से होगी? तो यहाँ से ये डिमांड मार्केट में कहाँ से क्रिएट करेंगे? ये लोग क्रिएट करते हैं कि कुछ परसेंट में आपका प्रॉपर्टीज एंड गोल्ड्स एंड अदर थिंग्स परचेज करके मार्केट में डिमांड क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से एक्सचेंज बढ़ता है। एक्सचेंज बढ़ने के साथ साथ में कुछ आपका कंजम्पशन बढ़ता है। कंजम्पशन बढ़ने के साथ साथ में इसी तरह से आगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज चलती रहती हैं। तो यहाँ से अब आ जाता है, हम बात करते हैं लास्ट अपर क्लासेस। अपर क्लासेस में
आपके कौन से आ जाते हैं, आपका सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स एंड मिनिस्टर्स। तो ये सब लोग आ जाते हैं आपके अपर क्लासेस में, जो कि इनकी परसेंटेज है 5% एग्जिस्ट करते हैं। तो इनके पास में सेविंग का कुछ होता है आपका प्रॉपर्टीज, यानी प्रॉपर्टीज होती है जो कि कुछ बेनामी संपत्ति होती है। तो बेनामी संपत्ति का अधिग्रहण करने के लिए सरकार उनको यहाँ से कुछ परसेंट सेविंग अर्न करती है। देन कुछ गोल्ड की फॉर्म में यहाँ से, और आपका कुछ फॉर्म में होता है इनका ब्लैक मनी। तो इन सबको अधिग्रहण करने के लिए गवर्नमेंट करती है, कोशिश करती है कि यहाँ से कुछ परसेंट सेविंग की जाए, बट यहाँ से कोई इतना परसेंटेज में सेविंग नहीं मिल पाती। तो नेक्स्ट, अब यहाँ से आपका सेविंग नहीं हो पाती, तो नेक्स्ट फेज आपका सेविंग का हम फेज पढ़ते हैं इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री का फेज पढ़ने के लिए सबसे पहले हम ये चीज़ पता होना चाहिए कि इंडस्ट्रीज हमारे इंडिया में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी कि नई औद्योगिक क्रांति जो हमारे इंडिया में आती है, वो आती है आपकी 1991। 1991 से पहले जो इंडस्ट्रीज की हालत होती थी, वहाँ पर क्या होता था कि उत्पादन की दर जो होती थी वो काफ़ी कम होती थी। उत्पादन की दर कम होने के साथ साथ में जो पर यूनिट कॉस्ट जो आती थी, प्रति इकाई उत्पादन जो होता था वो बहुत ज़्यादा होता था, जिसकी वजह से यहाँ हमारे टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी ना होने की वजह से उत्पादन रेट भी कम होता था। तो जिसकी वजह से आपका यहाँ आता है, आपका 1991 में होती है आपका पी नरसिम्हा राव जी की सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है। उसमें क्या होता है कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं मनमोहन सिंह जी होते हैं, तो वहाँ पर वो क्या लेके आते हैं, एक प्रोसेस एलपीजी। इसका कंसेप्ट मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो एलपीजी यहाँ पर होता है आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। हिंदी में बोलते हैं इसे उदारीकरण, निजीकरण एंड वैश्वीकरण। तो यहाँ से जब इस चीज़ को लेके आते हैं, तो एलपीजी कंसेप्ट को लेके आते हैं, तो एक हमारी वैश्विक फंड मुद्रा है आपका आईएमएफ। आईएमएफ क्या करती है, आईएमएफ करती है एलपीजी कंसेप्ट लाने के साथ में आईएमएफ प्रोवाइड कराती है लोन। इंडिया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए और नई औद्योगिक क्रांति लाने के लिए तो यहाँ पर लोन प्रोवाइड कराती है, जिसकी वजह से यहाँ पर नई नई इंडस्ट्रीज का स्टेबलाइजमेंट होता है। नई नई इंडस्ट्रीज का स्टेबलाइजमेंट होने के साथ साथ में इकोनॉमिक एक्टिविटीज आगे बढ़ती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ने के साथ साथ में प्रोडक्शन रेट बढ़ता है, जिससे क्या होता है, एक रेवोल्यूशन आता है और गवर्नमेंट को टैक्स की फॉर्म में रेवेन्यू अच्छा कलेक्ट होता है, जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। तो इस तरह से हमारा इंडस्ट्रियल यहाँ से सेविंग होती है, इंडस्ट्रीज से कुछ सेविंग होती है। देन आपका लास्ट फेज बचता है आपका गवर्नमेंट। जैसा कि गवर्नमेंट में क्या होता है कि 1947 जब से भारत आज़ाद हुआ था, 1947 के बाद में गवर्नमेंट अपने बजट को हमेशा से ही घाटे में दिखाती आई है। 1947 से अब तक गवर्नमेंट अपने बजट को क्या है कि घाटे में दिखाती हुई आई है। तो जिसकी वजह से यहाँ से भी सेविंग का परसेंटेज ना होने की वजह से दोबारा से इन्वेस्टमेंट, तो इंडिया में इतना सेविंग रेशियो नहीं होना था, तो इंडिया को क्या है कि बाहर पर डिपेंड होना पड़ता है, विदेशी पूंजी पर निर्भर होना पड़ता है। जिसके साथ साथ में दो प्रोसेस होते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे, एफपीआई एंड एफडीआई। तो उन प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें अब बात कर लेते हैं कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि तीनों ही फैक्टर्स में, हाउस होल्ड्स एंड इंडस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट्स, इन इकोनॉमिक एनर्जी बोलते हैं हम, इकोनॉमिक यूनिट्स, इन आर्थिक इकाइयों में एक दूसरे पर किस तरह से निर्भरता होती है, एक बेसिक समझ को किस तरह से क्रिएट करते हैं, हम क्यों इस प्रोसेस को पढ़ रहे हैं, अभी तक हमारा क्या उद्देश्य था। तो हम डिस्कस करते हैं कि आपको परिवार, उपभोक्ता, उद्योग और सरकार में किस किस तरह से रिलेशन होते हैं। एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो रिलेशन है
वो है आपका हाउस होल्डर्स और इंडस्ट्रीज में। सबसे पहला रिलेशन यहाँ पर पढ़ेंगे तो हाउस होल्डर्स सबसे पॉइंट, इंडस्ट्री के लिए जो हाउस होल्डर्स होंगे वो क्या होंगे, एक उत्पादन का कारक होंगे, उत्पादन का कारक उनकी प्रोडक्शन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे। और जो इसके बाद में ये इसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन ये इंडस्ट्री इनको क्या देगी, हाउस होल्डर्स को क्या देगी, इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी कि ये लोग इसमें काम करेंगे, इंडस्ट्रीज में काम करेंगे तो इनको ये कुछ सैलरी वेतन के रूप में इनको प्रोवाइड कराएगी, तो उसको क्या होगा, फैक्टर कॉस्ट। अब ये इसके लिए क्या प्रोवाइड कराएंगे, इंडस्ट्री इनको क्या देगी, इंडस्ट्रीज अगर यहाँ से परचेज करते हैं तो कुछ गुड्स और सर्विसेज देगी, यानी कुछ वस्तु एवं सेवाएं। उसके बदले में हाउस होल्डर्स, परिवार उपभोक्ता को क्या चुकाना होगा, आपका कुछ कीमत देनी होगी इंडस्ट्रीज को। तो ये इनके बीच में रिलेशन है। नेक्स्ट हम रिलेशन बात करते हैं, नेक्स्ट रिलेशन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट रिलेशन जो है आपका वो है सरकार व हाउस होल्डर्स के बीच में। सरकार व हाउस होल्डर्स के बीच में किस तरह से रिलेशन है, हाउस होल्डर्स क्या करेंगे, हाउस होल्डर्स करेंगे कि आपका गवर्नमेंट के लिए जॉब करेंगे, तो उसके लिए देनी होगी आपको सेवाएं, यानी कि सर्विसेज देनी होगी। अब सरकार क्या देगी, सरकार देगी उनको कुछ सर्विस कॉस्ट, यानी कि उसकी कुछ वेतन के रूप में उनको सरकार देगी, उनको उस सर्विस के बदले में उसको सर्विस कॉस्ट, यानी कि कुछ वेतन। अब एक पॉइंट आता है कि गवर्नमेंट क्या होगा, हमें गवर्नमेंट को देना होगा आपका कुछ फॉर्म्स में टैक्स देना होगा। अब टैक्स देंगे, कोई भी हाउस होल्डर्स गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं तो उस टैक्स के बदले में परिवार उपभोक्ता उस टैक्स के बदले में सरकार उन परिवारों को क्या प्रोवाइड कराती है। तो हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि हमारी जो इस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कि हमें सरकार क्या प्रोवाइड कराती है, सरकार जो हाउस होल्डर्स के प्रोवाइड कराती है एक सामाजिक वातावरण, यानी कि एक सोशल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराती है। वो किस तरह से हमारे टैक्स को यूज करने के बाद में किस तरह से सोशल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराती है, वो हम देखते हैं। ये आपको दिख रहा होगा सोशल एनवायरनमेंट किस तरह से सरकार क्या करेगी, हमारे टैक्स का क्या करेगी, सरकार क्या करेगी, कुछ हमारा जो सोशल इंफ्रा होगा, आपका सोशल इंफ्रा से मतलब ये है कि आपका कुछ शिक्षा, स्वास्थ्य व हाउसिंग मतलब कुछ घर। तो दूसरा होगा कुछ कल्याणकारी योजनाएं चलाएगी सरकार, जिनसे क्या वृद्धा पेंशन योजना, SC ST के लिए कुछ कल्याणकारी योजना और दिव्यांगजनों के लिए कुछ विशेष प्रावधान। इस तरह की कुछ हमारे टैक्स से लेके इन दोनों ही फैक्टर्स को मजबूत करने की कोशिश करेगी। फॉर एग्जांपल आपका सोशल इंफ्रा के मतलब से आपका फर्स्ट पॉइंट है आपका एजुकेशन में बहुत सारी चीज़ों को प्रोविजंस लाएगी जिससे कि लोगों का वेलफेयर हो सके, हेल्थ से रिलेटेड। दूसरा पॉइंट आता है हेल्थ से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अलग अलग तरीके की स्कीम चला के लोगों को प्रॉफिट प्रोवाइड करेगी। देन गरीबों के लिए कुछ अदर सुविधाएं प्रोवाइड कराएगी। कुछ वेलफेयर एक्टिविटीज लाइक जैसे वृद्धा पेंशन योजना, SC ST कल्याणकारी और दिव्यांगजनों के लिए कुछ विशेष प्रावधान। तो इस तरह से हमारे जो रिलेशन हैं हाउस होल्डर्स एंड गवर्नमेंट के बीच में किस तरह से रिलेशन है, तो आपको एक बार मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ कि हाउस होल्डर्स क्या करेंगे, तो गवर्नमेंट के लिए तो आपका सर्विसेज देंगे, यानी कि सेवाएं देंगे, और सेवाएं को बदले में गवर्नमेंट क्या देगी, उनको सर्विस कॉस्ट देगी, यानी कि उनका वेतन देगी। अब हाउस होल्डर्स क्या होगा, हाउस होल्डर्स बदले में उसको टैक्स पे करेंगे, हाउस होल्डर्स गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे, और गवर्नमेंट हाउस होल्डर्स के लिए क्या करेगी, गवर्नमेंट हाउस होल्डर्स के लिए क्या करेगी, उस टैक्स का क्या करेगी, उस सोशल इंफ्रा को बढ़ावा देगी, तो और उससे क्या होगा, कुछ वेलफेयर एक्टिविटीज साथ में उसको वेलफेयर एक्टिविटीज को भी बढ़ावा देगी, क्योंकि हमारा जो
इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वो आपका सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रा, दोनों ही इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करके चलना होता है, जिसकी वजह से हमें इन पहलुओं पर भी ध्यान देना होता है। तो नेक्स्ट हमारा जो रिलेशन है वो है आपका थर्ड रिलेशन। थर्ड रिलेशन जो हम पढ़ते हैं, थर्ड रिलेशन क्या है कि आपका इंडस्ट्रीज और गवर्नमेंट के बीच में, इंडस्ट्रीज और गवर्नमेंट के बीच में किस तरह से रिलेशन होगा, इंडस्ट्रीज और गवर्नमेंट के बीच में रिलेशन क्या होगा। इंडस्ट्रीज क्या करेगी, कुछ भी प्रोडक्शन करके कुछ गुड्स और सर्विसेज देगी गवर्नमेंट के लिए, गुड्स और सर्विसेज गवर्नमेंट के लिए देगी, जिसके बदले में सरकार क्या करेगी, सरकार देगी इंडस्ट्रीज को कुछ उसकी कीमत, उसका कुछ प्राइस देगी, और प्राइस देने के बाद में, ये सब कुछ होने के बाद में फिर से इंडस्ट्रीज होती है, इंडस्ट्रीज क्या करेगी, इंडस्ट्रीज देगी कुछ टैक्स, टैक्स देगी गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को जब टैक्स देगी तो सरकार उस टैक्स के बदले में, इंडस्ट्रियल टैक्स से सरकार इंडस्ट्री के लिए क्या देगी, सरकार इंडस्ट्री के लिए क्या देगी, तो सरकार इंडस्ट्रीज के लिए प्रोवाइड करेगी एक इकोनॉमिक इंफ्रा, यानी कि इकोनॉमिक इंफ्रा स्ट्रक्चर को, यानी इकोनॉमिक वातावरण, सॉरी इकोनॉमिक वातावरण। इकोनॉमिक वातावरण से मतलब यह है कि आपका पहला पॉइंट है आपका इन पॉइंट्स को, पहला आ जाएगा आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि आर्थिक अवसंरचना। आर्थिक अवसंरचना से तात्पर्य है कि गवर्नमेंट कुछ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन एंड अदर थिंग्स में कुछ लायबिलिटी देगी, जिससे कि आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ आगे हो सके, ये सब कुछ आ जाएगा इकोनॉमिक इंफ्रा में। दूसरा पॉइंट आ जाता है आपका फ्रेंडली ब्यूरोक्रेसी, यानी कि आपका पुलिस हस्तक्षेप एंड टैक्सेशन में कुछ रिलैक्सेशन करके वो सब कुछ चीजें आपको फ्रेंडली तरीके से उसको इंडस्ट्रियल ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए कुछ रिलैक्सेशन देगी, जिसकी वजह से वो अपने काम को आगे फर्दर इजीली कर सकें। तीसरा होगा पॉइंट हमारा फेयर कंपटीशन। क्या होगा कि फेयर कंपटीशन से मतलब यह है कि कुछ जब इस तरह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज होंगी, कुछ आपकी लार्ज इंडस्ट्रीज होंगी, कुछ स्मॉल इंडस्ट्रीज होंगी, तो उनके बीच में एक बेटर प्रतिद्वंद्विता यानी कंपटीशन प्रोवाइड कराने के लिए सरकार कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन रखेगी, जिसकी वजह से उनके बीच में एक कंपटीशन बना रहे। ऐसा ना हो कि कोई बड़ी इंडस्ट्री छोटी इंडस्ट्रीज को अपने उस मार्केट में रहने ही ना दे, तो करेगी क्या कि कुछ प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ा देगी, अदर थिंग्स, ये सब कुछ चीजें डिपेंडेंसी बढ़ा के, ताकि एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री पर डिपेंड रहे और दोनों के बीच में एक फेयर कंपटीशन बना रहे। और लास्ट पॉइंट क्या प्रोवाइड करेगी सरकार, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी प्रोवाइड करने से मतलब यह है कि आपका कुछ भी डिफरेंट प्लेसेस पर रॉ मटेरियल लाने में, अदर थिंग्स करने में, तो वहाँ इजीली प्रोवाइड कराने में ऐसा ना हो कि आपका इंडस्ट्रीज काफ़ी एक ऐसी लोकेशन पर है जिसकी वजह से वहाँ तक रॉ मटेरियल नहीं पहुँच पा रहा है, एंड रॉ मटेरियल नहीं पहुँच पा रहा है तो वहाँ से प्रोडक्शन रेट पर अफेक्ट होगा, प्रोडक्शन रेट पर अफेक्ट होगा तो ऑब्वियसली बात है कि सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर प्रभाव पड़ेगा, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर प्रभाव पड़ेगा तो सारी की सारी जो ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाएगी, और इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाएगी तो यहाँ से कुछ सेविंग नहीं हो पाएगी, सेविंग नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस क्या होगा कि रुक जाएगा। तो यहाँ तक तो ये तो था इन तीनों में रिलेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के हमने यहाँ पर पढ़ रहे थे, ये तो अभी तक पढ़ा था हमने इंटरनल इन्वेस्टमेंट। अब जब यहाँ से गवर्नमेंट की सेविंग नहीं हो पाती है, गवर्नमेंट की सेविंग नहीं हो पाती है तो गवर्नमेंट क्या करती है कि यहाँ की सेविंग नहीं होने की वजह से गवर्नमेंट डिपेंड करती है फिर एक्सटर्नल पूंजी पर, यानी एक्सटर्नल ये डिपेंड करता है आपका इन्वेस्टमेंट पूंजी पर, तो गवर्नमेंट डिपेंड होगी फिर एक्सटर्नल पूंजी पर, एक्सटर्नल कैपिटल पर। अब बात करते हैं हमारा एक्सटर्नल कैपिटल। एक्सटर्नल कैपिटल्स पे डिपेंड होगी तो किन किन फैक्टर पर डिपेंड होगी। ये होगा आपका
एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट। अब बाहर निवेश पर कौन कौन से फैक्टर होंगे कि जिनकी वजह से बाहर से पूंजी हमारे देश में आ सके? तो सरकार क्या करेगी? सबसे पहला पॉइंट होता है आपका, सरकार कुछ परसेंटेज पर एक अनकंडीशनल लोन लेगी। अनकंडीशनल लोन लेगी किसी विदेश, किसी फॉरेन से, किसी भी संस्था से, फॉरेन संस्था से, इंस्टीट्यूशन से। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन से लोन लेगी, मैं लिख देता हूँ आपका, फॉरेन इंस्टीट्यूशन। यानी कि विदेशी संस्था, हिंदी में बोलते हैं विदेशी संस्था। जब विदेशी संस्था से गवर्नमेंट लोन लेगी तो वो होगा, लोन होगा आपका कंडीशनल, अनकंडीशनल लोन। अनकंडीशनल लोन मींस कि उसको, गवर्नमेंट को उस पर कुछ इंटरेस्ट यानी ब्याज तो देना नहीं होगा, बट उसमें हमारे देश की कुछ सोवरेनिटी जिसे बोलते हैं, संप्रभुता, यानी कि आपका डिसीजन मेकिंग पावर, वो उसको किसी दूसरे के हैंड ओवर करना होता है। फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ कि जिस तरह से हमारा यूएन में कुछ एक विवादित मुद्दा होता है, तो उसमें क्या होता है कि जहाँ जिस कंट्री से लोन लेना होता है, तो उस कंट्री के रेफरेंस में उसको वोट करना होता है। तो इसी की वजह से वहाँ क्या होगा, गवर्नमेंट अपना सोवरेनिटी खो देगी, और सोवरेनिटी खोने से मतलब है कि अपनी डिसीजन मेकिंग पावर खो देना। तो सरकार यहाँ से भी लोन नहीं लेना पसंद करेगी। तो यहाँ से ये सॉवरेनिटी, हिंदी में बोलते हैं इसे संप्रभुता, सॉवरेनिटी कम होने की वजह से सरकार यहाँ से भी लेना पसंद नहीं करेगी। अब पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट आता है आपका डेट, यानी कि कर्जा। अब किसी बाहरी इंस्टीट्यूशन से सरकार क्या लेगी? कर्जा कुछ। अब यहाँ से जब सरकार कर्ज लेगी किसी भी इंस्टीट्यूशन से, किसी भी देश से जब कर्ज लेगी सरकार, तो वहां क्या होगा कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो ब्याज की दर होगी, ब्याज की दर क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। अब ब्याज की दर जब ज्यादा होगी, तो ब्याज की दर जब ज्यादा होगी तो होगा क्या, गवर्नमेंट को उसका लॉस होगा। क्यों? ब्याज की उसके बाद में उस डे बाय डे ब्याज की रेट जब इंटरेस्ट ज्यादा होगा, तो उसके बाद में गवर्नमेंट को होगा फिजिकल डेफिसिट, यानी कि राजकोषीय घाटा। जब राजकोषीय घाटा होगा, तो राजकोषीय घाटे के होने के साथ साथ में फिर से दोबारा से हमारी आर्थिक ग्रोथ रुक जाएगी। आर्थिक ग्रोथ रुकने के साथ में हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाएगी, जिसकी वजह से हमारा आर्थिक विकास नहीं होगा। तो यहाँ से भी गवर्नमेंट नहीं लेना पसंद करेगी। तो सरकार फिर क्या करेगी? सरकार क्या करेगी? फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि विदेशी निवेश। डिस्कस करते हैं विदेशी निवेश। विदेशी निवेश को हम फर्दर टू पार्ट्स में क्लासिफाई कर देते हैं। पहला पॉइंट होता है आपका एफडीआई, जिसे बोलते हैं हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और दूसरा होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो ये क्या होते हैं? हिंदी में मैं भी लिख देता हूँ, हिंदी में भी बेसिकली, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के लिए कि मैक्सिमम पार्ट्स हिंदी में लिखा गया है, तो हिंदी में मैं लिख देता हूँ विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। इसे हिंदी में बोलते हैं विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। अब हम बात कर लेते हैं एक एक पॉइंट्स को। सबसे पहला बात कर लें एफडीआई। एफडीआई क्या होता है? एफडीआई से तात्पर्य यह है कि कोई भी विदेश से जिसके पास में कोई भी फॉरेनर है, फॉरेनर अपना किसी अदर कंट्रीज में
फॉरेन इंस्टीट्यूशन हो या अदर्स कंपनी हो, फॉरेन कंपनी किसी अदर कंट्रीज में कुछ इन्वेस्ट करती है, वहाँ उसके पास में कुछ सेविंग ज़्यादा होने की वजह से वो क्या है कि अपना मैक्सिमम प्रॉफिट, किसी भी एंटरप्रेन्योर का मेन ऑब्जेक्टिव ही मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना होता है। मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए जब उसके पास में सेविंग होगी, ज़्यादा होती है, तो सेविंग को क्या करेगी, वो किसी अदर कंट्री में इन्वेस्ट करेगी। अब वहाँ जब इन्वेस्ट करेगी तो इन्वेस्ट किस रूप में करेगी, जैसे FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो वहाँ जाने के बाद में सारा का सारा जो कंट्रोल होगा, वहाँ जब किसी उसमें इंडस्ट्रीज में पैसा लगाया जाएगा तो वहाँ का जो कंट्रोल होगा वो सब कुछ उन्हीं उस कंपनी के हैंड ओवर होगा। जब कंपनी के हैंड ओवर होगा तो वो सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो क्या, किस पर पॉइंट होगा, सबसे पहला जो हमारा उसका इकोनॉमिक अवसंरचना है, हिंदी बोलते हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्थिक, हिंदी में बोलेंगे इसको आर्थिक अवसंरचना। आर्थिक अवसंरचना तो कोई भी कंपनी, जब हमारे एग्जाम्पल इंडिया से ही लेते हैं, जब इंडिया में कोई भी कंपनी आएगी, आने के बाद में उसके कुछ इकोनॉमिक इंफ्रा जब अच्छा होगा, यानी कि उसकी कुछ टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, इंडस्ट्रियल मैनेजरियल ग्रोथ अच्छी होगी, यानी कि उद्योग प्रबंधन नीतियां काफी अच्छी होंगी, और उनका HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRD काफी अच्छा होगा। जब इन सब फैक्टर्स से ये सब कुछ होंगे, इन्वॉल्व होंगे, तो यहाँ से ओवरऑल जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का जो प्रोडक्शन रेट होगी, जो उत्पादन की दर होगी, वो बहुत ज्यादा होगी। प्रोडक्शन रेट ज्यादा होगा तो हमारी प्रोडक्शन क्वालिटी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अब इसके साथ में क्या होगा, प्रोडक्शन जब ज्यादा होगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अब एम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो यहाँ से लोगों की इनकम बढ़ेगी। अब इनकम बढ़ी तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। परचेजिंग पावर बढ़ी तो क्या होगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी। डिमांड क्रिएट होगी तो क्या होगा, डिमांड क्रिएट एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज होने के बाद में क्या होगा, सेविंग होगी। सेविंग होने के बाद में प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होने के बाद में फिर से दोबारा से उस प्रोसेस होने के बाद में ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक बेहतर तरीके से चल जाएंगे, और बेहतर तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज का चलना ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक विकास कहलाता है। तो ये प्रोसेस जो आने के बाद में है कि एक ही फैक्टर, यानी क्या बोलते हैं हम, जब आपका FDI आएगा, FDI आने के साथ में इकोनॉमिक इंफ्रा बेहतर होगा। इकोनॉमिक इंफ्रा बेहतर होने के साथ में क्या क्या होगा कि टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल HRD, जब HRD आपका मजबूत होगा तो उसका क्या, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ने के साथ में लोगों की इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ने के साथ में परचेजिंग पावर, डिमांड ज्यादा, देन आपका कंजम्पशन ज्यादा, एक्सचेंज रेशियो ज्यादा, देन आपका सेविंग ज्यादा। सेविंग जब ज्यादा हो जाएगी तो सेविंग ज्यादा होने के बाद में फिर से आपका इकोनॉमिक साइकिल चल जाएगी, और साइकिल चलने के बाद में ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो सरकार यहाँ पर काम करना चाहेगी। पहला पॉइंट तो आपका ये, सरकार यहाँ पर काम करना चाहेगी। अब दूसरा पॉइंट आता है कि FPI से मतलब यह है कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। ये निवेश क्या होता है कि ये निवेश जो होता है ये होता है शेयर की फॉर्म में। ये शेयर की फॉर्म में होता है। ये होता ये है कि ये लोग, कोई भी कंपनी केवल प्रॉफिट के पर्सपेक्टिव से देखती है कि जितना टाइम में कोई भी कंपनी किसी चीज इंडियन कंपनी के शेयर खरीदती है, और शेयर खरीदने जब तक खरीदती है कि उसके शेयर प्रॉफिट में होते हैं। जैसे ही कंपनी के शेयर लॉस में जाने होते हैं तो वो उसके शेयर्स को वहां से छोड़कर लीव करके चला जाते हैं। तो ये इन दोनों में FPI में एक डिफरेंस बता दे रहा हूँ मैं कि ये आपका लॉन्ग टर्म
के लिए होता है एफडीआई, और ये शॉर्ट टर्म्स के लिए, शॉर्ट टर्म्स के लिए। ये केवल एफडीआई आपका आपके इकोनॉमिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल सभी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाती है, और ये केवल प्रॉफिट अर्न करने के माध्यम से ही देखती है। तो कंपनी की जब शेयर खरीदती है, इंडियन कंपनी की जब शेयर खरीदती है, तो इंडियन कंपनी के जब शेयर खरीदे जाएंगे, जब मैक्सिमम मात्रा में इंडियन कंपनी के शेयर खरीदेंगे, तो वहाँ क्या होगा, तो शेयर्स की डिमांड बढ़ जाएगी। शेयर की डिमांड बढ़ जाएगी, तो शेयर की डिमांड बढ़ने के साथ में क्या होगा कि शेयर प्राइस बढ़ जाएंगे, और प्राइस बढ़ जाएंगे तो प्राइस बढ़ने के साथ में क्या होगा कि आपका प्राइस जब बढ़ेंगे तो आपको रुपए को हमारे कंपेरेटिवली अदर डॉलर के मुकाबले जब कंपेयर करेंगे, तो हमारे रुपया मजबूत होगा और डॉलर की कीमत उस रेफरेंस में, तो जिसके बाद में होगा ये कि ओवरऑल यहाँ से भी ग्रोथ होगा और यहाँ से भी ग्रोथ होगा, तो सरकार इन दोनों फैक्टर्स को लाना चाहेगी। ये शॉर्ट टर्म्स के लिए अगर आपको इन्वेस्ट करके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने के बाद में मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, तो यहाँ से भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और यहाँ से भी। तो सरकार कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई देश में आना चाहिए। तो अभी हाल ही की 2019 एंड 20 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा एफडीआई हमारे इंडिया में हुआ है, वो हुआ है आपका सिंगापुर से, देन आपका मॉरिशस से, देन आपका यूएसए से, बहुत सारी कंपनी से। तो ये एफडीआई मैक्सिमम, तो यहाँ से जितना ज़्यादा एफडीआई होता है तो इसकी एक लिमिट हुआ करती थी पहले, हुआ करती थी एफडीआई लिमिट हुआ करती थी 49% हुआ करती थी, लेकिन अब पूरी तरह से 100% कर दिया गया है इस लिमिट्स को बढ़ाकर एफडीआई लिमिट्स अब। तो जिसकी मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने की वजह से क्या इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, जिस तरह से अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी एंड अदर थिंग्स जिस मार्केट में आने की वजह से हमारा एचआरडी जहाँ इम्प्रूव होता है तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा जनरेट होता है। एम्प्लॉयमेंट जहाँ ज़्यादा जनरेट होगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ने के साथ साथ लोगों का कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ने के साथ में एक्सचेंज रेशियो बढ़ने के साथ साथ में डिस्ट्रीब्यूशन एंड अदर थिंग्स, सेविंग दोबारा से हम उसको री इन्वेस्ट कर देंगे, और री इन्वेस्ट करने के बाद में ओवरऑल इन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज दोबारा से रिवाइज हो जाएंगी। तो ये जो पॉइंट ऑफ व्यू हमने ये सारा का सारा जो पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा अभी तक, ये एक ओवरऑल इकोनॉमिक्स को हमने थ्री फॉर्म में कैटेगराइज कर लिया था। थ्री फॉर्म में कैटेगराइज करने के सबसे पहला आपका इकोनॉमिक गुड्स, दूसरा पॉइंट आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तीसरा पॉइंट आपका इकोनॉमिक यूनिट्स। आपका सबसे पहला इकोनॉमिक्स गुड्स को किन किन बिहाफ पे इनका यूटिलाइजेशन एंड इनकी स्कैरसिटी, देन हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज, देन हमारा इकोनॉमिक यूनिट्स किनका किस तरह से रिलेशंस होते हैं आपका इकोनॉमिक यूनिट्स में, आपका किस हाउस होल्डर्स एंड गवर्नमेंट्स एंड इंडस्ट्रीज के बीच में किस तरह से रिलेशन होते हैं। तो इकोनॉमिक को पढ़ने के लिए सबसे पहले यहाँ से इन चीज़ों के बारे में किन किन चीज़ों के रिलेशंस को, प्रोडक्शन का रेट क्या होना चाहिए, किस तरह से प्रोडक्शन की दूसरी साइड किस पर डिपेंड करती है। तो ओवरऑल इकोनॉमिक का ये तो ओवरऑल व्यू था, एक एक पॉइंट को हम लोग जिस तरह से अब इन सभी पॉइंट को कंसीडर करके जैसे आपका नेशनल इनकम है, आपका नेशनल इनकम आगे बढ़ेंगे, जीडीपी आगे बढ़ेंगे, तो ये इन पॉइंट्स को देखते हुए कि हम आगे देखेंगे आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में क्या डिफरेंस होता है। तो इन पॉइंट्स के बिहाफ पर जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को टैकल करेंगे हम नेक्स्ट। तो आज तो यहाँ पर हम अपनी क्लास फिनिश करते हैं, आज की क्लास। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।